पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने वाले हैं मेडिवल सोसाइटीज की जो बुक है उसकी यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे चैप्टर जो 4 है उसका नाम क्या है? इसका नाम है इस्लामी दुनिया में सांस्कृतिक पैटर्न, यानी इस्लाम की दुनिया में संस्कृति यानी संस्कृति किस प्रकार की थी उसके पैटर्न को जानेंगे। कहते नहीं है मैम कि एग्जाम में आपको जानना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसी प्रकार से हम जानने वाले हैं कि इस्लाम धर्म में सांस्कृतिक पैटर्न किस प्रकार का था। और देखिए, पहले में हम जानेंगे कि सांस्कृतिक पैटर्न में एक अदब शब्द है। यह अदब शब्द क्या होता है और सांस्कृतिक पैटर्न किस प्रकार का था, ये समझेंगे हम। इसके बाद हम जानेंगे अखलाक शब्द के बारे में कि अखलाक होता क्या है। फिर इसके बाद हम जानेंगे सूफीवाद, यानी सूफीवाद क्या होता है। हमने सूफी सुना है परंतु सूफीवाद नहीं सुना था, इसके बारे में जानेंगे हम। शहरीकरण और व्यापार के बारे में जानेंगे कि इस्लाम की दुनिया में क्या शहरीकरण ऊपर था, व्यापार किस प्रकार का था, व्यापार क्या ऊपर था या नहीं था, व्यापार अच्छी तरीके से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये जानेंगे। कला और वास्तुकला के बारे में जानेंगे कि वास्तुकला और कला को कितना ज्यादा समर्थन दिया गया था। तो चलिए अब समझते हैं अदब शब्द के बारे में। देखिए, अगर अदब शब्द की बात की जाती है तो ये इस्लाम शब्द में ये जो अदब है वो एक संस्कृति है जो कि दरबार में पनपी। उस टाइम इस्लाम धर्म जो है वो शीर्ष पर था, यानी सबसे ऊपर क्या था? इस्लाम धर्म था। तो इसमें क्या है, जब ये संस्कृति अदब संस्कृति फैली, क्या इस्लाम धर्म में फैली, तो ये कहा जाता है ये प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से अभिजात वर्गों की संस्कृति है। मैम, ये अभिजात वर्ग क्या होता है? प्रश्न आया आपके मन में। अभिजात वर्ग वो वर्ग होते हैं जो मुट्ठी भर लोगों में से होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, बहुत ही धनी होते हैं और राजनीतिक रूप से उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। आप राजा के समान मान सकते हैं या राजा के दरबार का मंत्री भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? अभिजात वर्ग होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो अदब है वो संस्कृति किसकी है? वो प्रशासनिक रूप से सांस्कृतिक रूप से किसकी? अभिजात वर्गों की संस्कृति। ये ना केवल शहरों में थी, यानी शहर में तो थी ये संस्कृति, साथ में ये दृष्टिगत रूप से ये महानगरों में भी फैली हुई थी। कौन सी संस्कृति? अदब संस्कृति की बात कर रहे हैं जो कि महानगरों में भी फैली हुई थी। अगर आपको बताया जाए अदब संस्कृति को, जो व्यापारी होते हैं, आप जानते हो व्यापारियों के बारे में, है ना, बिजनेसमैन जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, उन्होंने उनके साथ जो सांस्कृतिक रूप से यानी संस्कृति को, अपनी परंपरा को अपनाते हैं, उन्होंने उत्साह के साथ इस संस्कृति को गले लगाया, यानी इस संस्कृति को बड़े ही उत्साह के साथ अपना लिया। किसे? अदब संस्कृति को। इसके बाद आपके पास आएगा एक अदीब शब्द। आप बोलोगे मैम मुझे अदब तो समझ आया, पर ये अदीब क्या होता है? अदीब का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी प्रतिभा हो, कौशल हो, बहुत सारी चीजों की स्किल हो, यानी वो मल्टी टैलेंटेड बच्चा हो। यानी मल्टी टैलेंटेड बच्चा हो सकता है, पुरुष हो सकता है, युवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी ये बताया गया है अदीब का मतलब जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण हो, जिसके पास बहुत सारे कौशल हो, यानी उसे साहित्यिक रूप से साहित्य को बोलने में, साथ में साहित्य को पढ़ने में, लिखने में जो है गर्व का स्थान यानी गौरव का स्थान प्राप्त हो। तो इसके अंतर्गत ये होता है अदीब का मतलब। ऐसे ही हांग जो है, हांग सांग एक क्या है? ये हैंगे आपको देखने के लिए मिलेगा, इतिहासकार हैं। इतिहासकार के बारे में आपको लिखना होता है किन इतिहासकारों के, जो इतिहासकार है वो किस प्रकार से चीजों को समझते हैं, किसी संस्कृति के बारे में व्याख्या करते हैं। ऐसे ही हांग सांग ने बताया है जो अदब संस्कृति है वो प्रांतों के साथ साथ ये दरबार में फैली, और ये आप बोल सकते हो कि प्रांतों में बहुत तेजी से फैली। इसके बारे में अच्छी बातें बता रखी हैं, इसकी व्याख्या कर रखी है, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है आपके सामने अखलाक शब्द। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा मैम अखलाक नहीं समझ आ रहा। देखिए, अखलाक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। आपको कुरानों में, आपको कई हदीसों में, क्या कुरानों में, हदीसों में एक शब्द देखने के लिए बार बार मिलेगा। आप बोलोगे मैम ये शब्द क्या है? नैतिकता।
नैतिकता और अखलाक दोनों ही एक शब्द है। चाहे आप इसे नैतिकता बोल लीजिए, चाहे आप इसे अखलाक बोल लीजिए। अखलाक और नैतिकता जो जीवन के महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जो कि किसी भी इंसान के जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। अखलाक में बताया गया है कि मनुष्य को, यानी जो मुसलमान है, उसे पैगंबर की सुन्नत के अलावा, यानी पैगंबर के जो नियम है उसके अलावा कुछ चीजों का पालन करना होता है। जैसे कि क्या, किसी को दान देना और साथ में नमाज का पालन करना, अच्छी अच्छी चीजों को अपनाना, दाढ़ी रखना भी इसके अंदर आता है। साथ में जो टोपी पहनी जाती है, पगड़ी बांधी जाती है इस्लाम धर्म में, वो भी। इन सब चीजों के बारे में, खड़े होकर पानी ना पीना, बैठकर पानी पीना, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है अखलाक में। अखलाक में इंसान को ईमानदारी, सच्चाई को अपनाना होता है और सच्चा इंसान बनकर दिखाना होता है। अखलाक के अंदर, इसके अंदर इन चीजों के बारे में बताया गया है। अब हम समझेंगे, हमने देखो सांस्कृतिक पैटर्न को समझ लिया है कि सांस्कृतिक पैटर्न किस प्रकार का था इस्लाम धर्म में। हमने जान लिया अखलाक के बारे में कि अखलाक होता क्या है, यानी अच्छा इंसान किस प्रकार से बना जाए, उसी को बताया गया अखलाक के रूप में। इसके बाद अगर सूफीवाद की बात की जाए, चलिए ये समझते हैं सूफीवाद होता क्या है। देखिए मैं आपको बताती हूँ सूफीवाद। अब देखिए सूफीवाद जो है अरबी के शब्द से सूफ से बना है। किससे बना है? ये सूफ से बना है और इसका मतलब होता है कि ऊन से बने हुए वस्त्रों को जो धारण करता है उसे सूफी कहा जाता है। अब ऊन से बने हुए वस्त्रों को कौन धारण करता है? इसे फकीरों के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि फकीर जो है इस्लाम धर्म में वो क्या, ऊन से बने हुए वस्त्रों को धारण करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए अलग तरीके से, तो देखिए सफा एक शब्द आएगा अरबी भाषा में। आप बोलोगे मैम ये सफा क्या होता है? अब देखिए सफा का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि जो ऊन से बने हुए वस्त्रों को धारण करता हो और मन में पवित्रता रखता हो, वही सूफी होता है। देखिए सूफीवाद में होता क्या है, जो सूफी संत होते हैं वो कहीं ना कहीं वैराग की ओर बढ़ते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ईश्वर की बंदगी में अधीन कर लेते हैं, ईश्वर की बंदगी की ओर लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं घोर तपस्या के मार्ग को अपना लेते हैं। जो जब देखा गया कि 12वीं शताब्दी में खलीफा का उदय होने लग गया था, जब खलीफा आने लग गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ लोग खलीफा के पद को नहीं चाहते थे, यानी खलीफा की बातों को ना मानना, अपने जीवन से परेशान होकर लोगों ने क्या किया, अपने आप को वैराग की ओर मोड़ लिया। वो सूफी बन गए, उन्होंने सूफी मार्ग को अपनाया और स्वयं को सूफी निर्धारित कर दिया। तो इसके अंतर्गत ये होता है। हमने ऐसे जाना सूफीवाद होता क्या है। ये कहीं ना कहीं क्या ईश्वर की बंदगी में लग जाते हैं, अपने पूरे के पूरे ध्यान को ईश्वर की ओर केंद्रित कर लेते हैं। अगर हम इसमें जाने सूफीवाद के चरणों के बारे में, तो चलिए जानते हैं 3 चरणों के बारे में। तो देखिए पहला चरण जो है खानखा, 10वीं शताब्दी के युग की बात की गई है, जिसमें क्या है 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसे रहस्यवाद का युग कहा जाता है। इसे क्या है, इसे स्वर्ण रहस्यवाद का युग कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में जब ये शुरू हुआ था खानखा को, हमने ये समझा। अब देखिए दूसरे चरण की बात की जाती है, इसमें हैगा तारिका। अब देखिए तारिका में होता क्या है ये जानते हैं। 11 से लेकर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जब सूफीवाद को संस्थागत बनाया गया, यानी सूफीवाद को एक संस्था के रूप में क्या उसे बना दिया गया, उसे वहां पे स्थित कर दिया गया। संस्थागत रूप से जब बनाया जा रहा था तो परंपराओं और प्रतीकों को उनके साथ जोड़ा जाने लग गया, यानी जो परंपराएं थी इस्लाम धर्म की उसे जोड़ा जाने लग गया। और जो प्रतीक होते हैं, यानी अल्लाह के लिए एक प्रतीक का उपयोग किया जाता है, उस प्रकार के प्रतीकों को क्या किया जाने लगा, उसे जोड़ा जाना आरंभ कर दिया गया। देखिए अब तीसरे चरण की बात करते हैं, तारीफा। अब तारीफा 15वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ, तो इसमें क्या होता है, इस स्तर पर जब सूफीवाद लोकप्रिय हो गया था, आंदोलन बन गया था, यानी 15वीं शताब्दी में सूफीवाद क्या लोकप्रिय आंदोलन बन चुका था। इसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं इसमें शहरीकरण और व्यापार के बारे में जानना, कि शहर किस प्रकार के थे और व्यापार किस प्रकार से हो रहा था शहरों में। देखिए इसमें बात की जाए शहरीकरण और व्यापार की, तो 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान अरब प्रायद्वीप के बाहर एक बड़े
एक बड़े क्षेत्र में इस्लाम धर्म की राजनीति में अरब विस्तार और उसके वाणिज्य को बढ़ावा। इसमें क्या हुआ, हमने ये समझा कि 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब में कहीं ना कहीं जो वाणिज्य है यानी खेती है उसका बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। देखिए इसके बाद अगर बात की जाए व्यापार और वाणिज्य के विकास में एक मुस्लिम शहरी मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यानी जो वाणिज्य का विकास हो रहा है ना, इसमें क्या है, मुस्लिम मध्य वर्ग का निर्माण हो रहा है, मध्य वर्ग का विकास हो रहा है। पहले हमने देखा कि इस्लाम धर्म जब अदब आई संस्कृति, इस्लाम धर्म शीर्ष पे था। अब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मध्य वर्ग यानी मुसलमानों का मध्य वर्ग का आरंभ हो रहा है, ये नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, मुस्लिम शहरी मध्य वर्ग का उदय हो रहा है। यानी मुस्लिम शहरी मध्य वर्ग जो होते हैं, ना ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं, उसका उदय हो रहा है। अब इसके बाद की बात की जिसका शहर के राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण था, यानी जिसका शहर की राजनीतिक संस्था जो है उस पर पूरा का पूरा संपूर्ण नियंत्रण था, ये बताया है इसके अंदर। ईरान और अरबों के गैर अरबों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप अरबी और फारसी संस्कृतियों का संश्लेषण हुआ। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि ईरान और अरबों इन दोनों में यानी कुछ गैर है ना, जो ईरान के हैं वो अरब के नहीं है, जो अरब के हैं वो ईरान के नहीं है। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे की संस्कृति को समझ रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी संस्कृति में कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं संरक्षण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अब देखिए कुछ प्रमुख शहरी केंद्र, जैसे कि इसमें बात की जाए कुछ प्रमुख शहरी केंद्रों की, तो इसमें हैगा निसापुरम, वारव, ये जो है इस्तीफान, ऐसे जो है शहरी केंद्र है। और ऐसे ही हमदान जो है अहमदान थी, ये क्या है, ये शहरी केंद्र है जिनका विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, वाणिज्य कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या बात की गई है, मौजूदा शहरी केंद्रों में जो है महलों, मस्जिदों, उद्योगों जो है बेकरों और चौकियों और साथ में नहरों का निर्माण हो रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि मौजूदा जो शहर है उसमें जो महल है, स्कूल मान सकते हो, मस्जिदों का कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है, उसको बनाने का कार्य आरंभ हो गया है 8वीं से 9वीं शताब्दी में। चलिए अब हम जानते हैं कला और वास्तुकला के बारे में कि इस्लामी दुनिया में कला और वास्तुकला को कितना ज्यादा महत्व दिया गया था। तो देखिए कला वास्तुकला, इस्लामिक कला फारस और बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थी। यानी जो इस्लामिक कला है ना वो फारस की कला और साथ में बाइजेंटाइन कला, इन दोनों से प्रेरित थी। अब देखिए गुंबद, मेहराब, स्तंभ जो है बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थे। जो गुंबदों का निर्माण किया जाता है, मेहराबों का निर्माण किया जाता है और जो स्तंभों का निर्माण किया जाता है वो बाइजेंटाइन कला को देखकर ही किया जाता है। प्रेरित होने का मतलब ये होता है। जबकि फारस कला ने गैर प्राकृतिक सजावटी रूप प्रदान किया। जो फारसी कला थी उसने गैर प्राकृतिक सजावटी रूप प्रदान किया, यानी प्रकृति को ना लेकर सजावटी रूप प्रदान किया। अब इसमें अगर बात की जाए इस्लामी वास्तुकलाओं में धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं भी थी। आप बोलोगे मैम इस्लामी दुनिया में यानी इस्लामिक कलाओं में धर्मनिरपेक्ष ये क्या हो गया। देखिए धर्मनिरपेक्ष संरचनाओं का मतलब जो धर्म से मेल ना खाती हो, जो कि ऐसे ही सजावट के रूप में, रूप सज्जा के रूप में उपयोग की गई हो, यानी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए किसी चीज को, मंदिरों को, स्कूलों को, मस्जिदों को, इसलिए उस पर क्या है सजावट की गई हो। यानी धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को ना मानना, है ना, ऐसी रूप सज्जा को बनाया गया था, यानी ऐसी कलाओं को बनाया गया था, शामिल थी। देखिए इसमें मस्जिदों के साथ साथ महलों, स्कूलों, पुस्तकालयों और निजी आवासों, अस्पतालों का भी निर्माण किया गया था। और जब इनका निर्माण किया गया तो इनके ऊपर भी कुछ डिजाइन बना दिए गए, क्या सजावट कर दी गई, बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बारीकी से। तो यहीं पे हमारी यूनिट नंबर 2 है उसका चैप्टर नंबर है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर